अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स का चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 23 के अंदर फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे कि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है और कौन कौन से मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह आपके सामने एक सवाल है कि व्हाट इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड व्हाट आर डिफरेंट क्राइटेरिया, कौन सा मुख्तलिफ एक लिमिट, एक कंडीशन इस्तेमाल की जाती है फॉर सेलेक्टिंग ए फाइल ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सी क्राइटेरिया हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी बेस पर हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेक्निक, ये एक मेथड है फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ए फाइल ऑन सेकेंडरी डिवाइसेस। ये एक ऐसी मेथड है, एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर आप एक फाइल में मौजूद रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं किसी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, सेकेंडरी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस पे। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डाटा जो हमारा रिकॉर्ड्स में मौजूद होता है वो हम फाइल्स के अंदर उनको स्टोर करते हैं और वो किसी सेकेंडरी डिवाइसेस मतलब हार्ड डिस्क पर स्टोर किया जाता है। ये डेफिनेशन इसकी होगी। अब जो सिस्टम डिज़ाइनर होता है वो फाइल को ऑर्गेनाइज करने के जो तरीकाकार हैं वो पहले पहचानता है, उसको जानता है कि किस तरह का हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक या मेथड इस्तेमाल करना है। द सिस्टम डिजाइनर मस्ट रिकग्नाइज होता है पहचानना, मस्ट रिकग्नाइज सेवरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंडीशंस, या हम कह सकते हैं कोई शर्त रख दी जाती है कि इनके रूल्स के बेस पर या कुछ कवानीन की बेस पर वो सिलेक्ट करता है, पहचानता है सिस्टम डिज़ाइनर कि किस तरह की फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये सिस्टम डिज़ाइनर सिलेक्ट करता है, पहचानता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। वो डिपेंड्स करता है मुख्तलिफ कवानीन जो हमें बताए जाते हैं कि आपने इस किस्म की फाइल्स को असेस करने के लिए यूज़ करना है। अब वो कंस्ट्रेंट्स कौन से हो सकते हैं? उसने कहा ना कि सिस्टम डिज़ाइनर उन सेवरल कंस्ट्रेंट्स को पहचानता है किसी भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करने के लिए। वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब आपने किस स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डाटा स्टोर करना है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी स्पीड, ये सारी चीज़ें पहले डिटेक्ट करता है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जिस पे आपने डाटा स्टोर करना है उसकी प्रॉपर्टीज़, खसूसियात देखी जाती हैं कि उसका साइज़, उसकी स्पीड असेस करने की डाटा की, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। फिर दूसरा क्या देखते हैं? अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करने से पहले वो ये देखता है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन किस विंडो पे चलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कौन सा हमारे पास विंडोज सिस्टम अवेलेबल है जिस पे ये चलाई जाएगी, और कौन सा फाइल को मैनेज करने के लिए, फाइल को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल उस पर करना है विंडोज़ के अंदर। फिर सिस्टम डिज़ाइनर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को भी देखता है कि यूज़र किस तरह डाटा स्टोर करेगा और किस तरह वहाँ से डाटा को असेस करेगा स्टोरेज डिवाइसेस पे, ये भी सिस्टम डिज़ाइनर पहचानता है, चेक करता है। तो ये तीन कंस्ट्रेंट्स हैं, तीन चीज़ें हैं, तीन बातें हैं जिन पर वो अमल करता है और उसके बाद किसी भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करता है। पहली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की खसूसियात, उसकी प्रॉपर्टीज़। दूसरा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है जिस पे हमने उस फाइल्स को स्टोर करना है, और कौन सी फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मतलब कौन सा फाइल वाला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उन फाइल्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको ओपन करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए। और यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज़र को किस तरह का डाटा स्टोर करने के लिए, किस तरह हम डाटा वहाँ पे स्टोर यूज़र कराएगा, किस तरह यूज़र डाटा असेस करेगा, ये सारी चीज़ें फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करने से पहले सिस्टम डिज़ाइनर पहचानता है। अब क्राइटेरिया उसने नीचे भी बता दिए
कि द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर भी उसने बताया हुआ है, वो भी क्राइटेरिया में ही आ जाती हैं। मतलब क्राइटेरिया से मुराद हम ये नहीं कह सकते कि ये ऊपर वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये कंस्ट्रेंट्स हम कह सकते हैं कि एक रूल है ये, सॉरी ये जो ऊपर है ये रूल्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं। ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लिखना था, एन के बाद टी है, कंस्ट्रेंट्स है, मतलब ये हमारे पास रूल्स हैं कि इन रूल्स को पहले फॉलो किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। नीचे एक क्राइटेरिया बताया गया कि आप फाइल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए एक कंडीशन रखी गई है, वो रूल्स थे ये कंडीशन। फर्स्ट असेस फॉर डाटा रिट्रीवल, सबसे पहले कि कोई भी क्राइटेरिया आपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सेलेक्ट करना है उसके लिए कि डाटा को असेस करने की कितनी तेज, जो स्टोर डाटा है, डाटा रिट्रीवल मतलब जो डाटा स्टोर किया हुआ है, रिट्रीवल एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने डाटा स्टोर किया होता है, उसको किस तरह जल्दी से असेस कर सकते हैं, ये कंडीशन रखी पहले देखनी चाहिए। हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब आपको जल्दी थ्रूपुट मतलब आपको जल्दी आउटपुट मिले, जल्दी कैलकुलेशंस, जल्दी प्रोसेसिंग के रिजल्ट आपको मिले, वो स्पीड चेक की जाती है। एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस, आपके पास जो स्टोरेज डिवाइस है उस पर ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए इस्तेमाल करने के दौरान। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डाटा लॉस, आपने उन फाइल्स के अंदर मौजूद रिकॉर्ड्स की सिक्योरिटी भी बेहतर रखनी है ताकि उसमें से कोई डाटा ज़ाया ना हो, वे भी आपके लिए कंडीशन है। मिनिमाइजिंग नीड फॉर डाटा रीऑर्गेनाइजेशन, कि दोबारा डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते रहें, और रीऑर्गेनाइजेशन मतलब दोबारा डाटा का स्ट्रक्चर चेंज सॉरी डाटा स्ट्रक्चर चेंज करते रहें डाटा का, तो उसके लिए चीज़ें हमारे पास जो हैं वो ज़्यादा, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन का मेथड हम ज़्यादा इम्प्लीमेंट ना ही करें, कम होना चाहिए। मिनिमाइजिंग नीड फॉर डाटा, कि जो ज़रूरत पड़ती है डाटा की दोबारा ऑर्गेनाइज फॉर्म में रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा उसकी पोजीशन को चेंज करने की फाइल्स के अंदर मौजूद डाटा की रिकॉर्ड्स के अंदर, वो कम होनी चाहिए। सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, ये तो सबसे अहम चीज़ है कि आपकी वो फाइल के अंदर मौजूद रिकॉर्ड्स कोई अननोन बंदा जिसको आपने इजाज़त नहीं दी वो इसको इस्तेमाल ना करे, आपका वो सिक्योर हो डाटा। तो ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन को कंडीशंस रखी गई हैं, इनकी बेस पर फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया जाता है। आखिरी आपका आ जाता है जी इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट, हमने लॉजिकल पढ़ लिया था, तो यहाँ पे आ जाता है ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है, जब डिज़ाइन हो जाता है उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है प्रैक्टिकल फील्ड के ऊपर, प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर पे। तो वो कह रहा है द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड, डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है जब वो डिज़ाइन या डेवलप कर लिया जाता है। द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड, डेटाबेस सिस्टम को किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है किसी सिस्टम पर, सर्वर पर, एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूज़र, और यूज़र के लिए चला दिया जाता है। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर, अभी बता दी कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उसको चलाने के लिए आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर हो जिसे हम सर्वर कहते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी जाएँ। इट मे आल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर इफ द डेटाबेस इज टू बी एक्सेस एंड मल्टीपल लोकेशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपने उस डेटाबेस को मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरनेट पे शेयर करना है तो उसके लिए आपको नेटवर्क डिवाइसेस भी चाहिए होंगी उस सर्वर के साथ, ताकि वो चीज़ें नेटवर्क पे भी अवेलेबल हों, मुख्तलिफ जगह पे लोग उसको एक्सेस कर सकें। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये याद रखना है, जब आप डेटाबेस सिर्फ इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसके सारी इंस्टॉलेशन का मेथड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। अच्छा, उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी ये हमने डाटा एडमिनिस्ट्रेटर सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्यों इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपने वही डाटाबेस इंटरनेट पे किसी के साथ शेयर करना है तो उस नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में जानना ज़रूरी है, उसकी इंस्टॉलेशन नेटवर्क पे करनी ज़रूरी है, तो उसके लिए एक शख्स होता है उसे हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में हैव टू वर्क टुगेदर, वो दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि इस सिस्टम को कामयाबी से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके चलाएं। द यूजर्स आर प्रोवाइडेड विद ऑथराइजेशंस, यूजर्स को फिर हम पासवर्ड्स या यूजर नेम इस तरह की परमिशन देंगे, वो कौन देगा, डिफाइंड बाय देयर मैनेजर्स, जो उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर्स होंगे, इंचार्ज होंगे, उनको वो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दे देंगे, तो फिर जो यूजर्स हैं वो वहाँ से सॉरी मेरा आज गला थोड़ा सा ख़राब है तो वैसे खांसी आ रही है,
तो फिर क्या होता है जी, मैनेजर्स जो होते हैं उस कंपनी के अंदर वो उसको यूज़र्स को ऑथराइजेशन देते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ऑथराइजेशन एंड परमिशन एनेबल द यूज़र, ये जो परमिशन दी जाती है एनेबल्स यूज़र, यूज़र की मदद की, यूज़र के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं, उनको सहूलत दी जाती है ताकि बाद में वो डेटाबेस के अंदर मौजूद मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। द डेटाबेस सर्वर्स एंड यूज़र्स में बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इन्वायरमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड ये होता है कि दूर दूर इलाके में, चाहे वो मुख्तलिफ ममालिक में हो, मुख्तलिफ शहरों में हो, मुख्तलिफ गाँव में हो, मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हों, तो डेटाबेस सर्वर्स और डेटाबेस सर्वर्स होते हैं जो जहाँ पे सारा ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, या यूज़र जो उसको एक्सेस कर रहे थे वो हो सकता है वो कह रहे हैं थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स के इतनी डिस्टेंस पर हो। मैं सिंपल कह देता हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल हो तो वो आसानी से इस डेटाबेस के सर्वर्स को डाटा एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क पे, अगर नेटवर्क के डिवाइसेस भी अटैच हैं। मैनी एक्सपेंसिव टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क, लेकिन उसके लिए वो साथ साथ कह रहे हैं कि आपको महंगी टेलीकम्युनिकेशन वायर्स जो हैं, लिंक्स जो हैं, वो या आप कह सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू, या आप कह सकते हैं ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आप वो कनेक्शन बना के दुनिया में भी अपने डेटाबेस को या अपने सर्वर को इंटरनेट पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बैक एंड पे ये चीज़ें दरकार होती हैं। उसने एक एग्जांपल दी कि नादरा एंड क्रिक इन्फो की एक वेबसाइट है जहाँ पे क्रिकेट के मैचेस और इस तरह की क्रिकेट की इंफॉर्मेशन होती है। नादरा आपको पता है ये NIC से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट इदारा है जो कि आपको पाकिस्तान के लिए शनाख्ती कार्ड बना के बताता है कि ये यूज़र ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो उसके शनाख्ती कार्ड बनाने वाले इदारे का जो है वो नादरा एंड क्रिक इन्फो आर टू एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटाबेसेस, जो कि नादरा इंटरनेट पे भी आप डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, क्रिक इन्फो भी इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर वो सारी डेटाबेस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन पड़ी है, वो अपडेट होती रहती है, यूज़र्स वहाँ पे जाके आसानी से चेक कर सकते हैं चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हो। तो आज के लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 23 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। थ्योरी का हमारा ये लास्ट चैप्टर होगा, मतलब 5, 6, 7 तो MSSS से रिलेटेड हैं। तो उसके बाद 4 के बाद डायरेक्टली हम 8 पे जाएंगे और इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।